तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड एग्जाम कैंडिडेट हो तो, ठीक है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहला चैप्टर की समरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन टोटल पहला चैप्टर में 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो, पहला जो टॉपिक है क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोग नोट करते जाना। फिर कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिशन ऑफ चार्ज। ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक सिस्टम में जितना टोटल चार्ज होंगे उतना ही टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर होंगे बेसिकली, ठीक है। तो चार्ज चेंज नहीं होंगे, ठीक है, पूरा का पूरे सिस्टम में। एडिशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, लेट्स से आपके पास एक चार्ज है 4 कूलम, एक है -3 कूलम, एक है 2 कूलम सपोज। इन तीनों को ऐड कर सकते हो, बेसिकली एरिथमेटिक एडिशन, सिंपल एडिशन कर सकते हो आप। टोटल आंसर कुछ आ जाएंगे 4 - 3 इज 1, तो 1 + 2 इज कितना होंगे 3 कूलम। तो ये एडिशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में कितना चार्ज रह सकता है। एक इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज है उतना, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको 1 ये भी लिख सकते हो, ये मतलब इतना सा वैल्यू, ठीक है। तो एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज रह सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की जितना, या तो 3 इलेक्ट्रॉन की जितना, तो बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज रह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एन ई चार्ज रहे, क्योंकि बार बार 1 2 3 क्यों ही लिखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे एन की जगह पे क्या लिखोगे, 1 2 3 ऐसे लिख दोगे, 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर होना चाहिए। एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेट्स से 5.2 6.2 है ना, या 4, इस तरह की वैल्यू डेसिमल में एन की वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली एक बॉडी में कितना चार्ज रह सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे क्या एक बॉडी में 50.3 या 50.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज रह सकता है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू डेसिमल में हो नहीं सकता। तो इसका मीनिंग होंगे, तो इसका मीनिंग क्या होंगे कि 50 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस आधा इलेक्ट्रॉन्स है, तो आधा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, इसीलिए डेसिमल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कुछ वैल्यू दे दिया, सपोज आपको दिया कि इतना सा वैल्यू ऑफ चार्ज क्या इस बॉडी में रह सकता है, ऐसे पूछेंगे तो आपको वहाँ पे एन की वैल्यू निकालना होगा। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको दिया रहेंगे क्यू की वैल्यू है ना, तो क्यू की वैल्यू कुछ देकर रखा सब कुछ है ना, फिर आपको एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला है Q = N, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बॉडी में कितना चार्ज रह सकता है उसको Q बोला, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q = N, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल लोगे Q/E, ठीक है। तो Q की वैल्यू जितना भी देकर रखेंगे यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दोगे, और फिर यहाँ पे जो E है, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, डिवाइड करोगे, N की वैल्यू कुछ आ जाएंगे। लेट्स से N की वैल्यू 80.5 है। इसका मीनिंग क्या समझोगे, इसका मीनिंग समझोगे कि उतना सा अमाउंट ऑफ चार्ज बॉडी में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू डेसिमल में है। इसका मीनिंग ये होंगे कि उस बॉडी में 80 इलेक्ट्रॉन की चार्ज है प्लस आधा इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, ठीक है। और हमें पता है आधा इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, फुल होना होगा, या तो 1 या तो 2 जितना भी हो, ठीक है। तो ये क्लियर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट क्या है, इसको नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट क्या है, कूलम्ब्स लॉ, इसको हम देखेंगे अभी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ मालूम है आपको, फिर भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि सपोज एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है R, ओके। तो आपको पूछा दोनों के बीच में फोर्स लगेंगे, है ना, अगर ये पॉजिटिव होंगे ये भी पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स, ये पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेंगे उसका वैल्यू है, उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2/R², ठीक है। ये फॉर्मूला दिया किसने, कूलॉम ने दिया था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कूलॉम्स फोर्स, हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, या तो आप रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल सकते हो। तो के की एक वैल्यू है, फॉर्मूला क्या है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे लिखोगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसके असाइन क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है, इसे लिखोगे। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सपोज ये जो दोनों चार्जेस है, दोनों चार्जेस को हमने अभी किस में रखा, एयर में रखा, ठीक है, ये है एयर। तो उस केस में ये फॉर्मूला हुआ F इज इक्वल टू के दिस मच, ठीक है। तो अगर दोनों चार्जेस को हम एयर में ना रख के वाटर में रखा सपोज, ठीक है, ये है वाटर, तो वाटर में हमने क्या किया, दोनों चार्जेस को रखा, ये इंपॉर्टेंट है Q1 Q2। तो उस केस में क्या वही फॉर्मूला होंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस सेम है, सपोज r है, ठीक है, थोड़ा दूर बनाते हैं, तो दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जितना वैल्यू मिलेंगे फोर्स की, क्या यहाँ पे भी इस केस में भी जब वाटर पे रखा उस केस में भी सेम फोर्स की वैल्यू मिलेंगे, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि देखो वाटर की एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के से डिनोट करते हैं, तो आप लिखोगे 80, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80। तो जो रिलेशन है वो क्या है कि फोर्स इन एयर इज इक्वल टू के इंटू फोर्स इन वाटर। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि एयर में जितना फोर्स होंगे दैट विल बी के टाइम्स मोर देन द फोर्स इन वाटर, ठीक है। तो के की वैल्यू कितना है 80, तो आप लिख सकते हो वाटर पे जितना फोर्स होंगे दोनों चार्जेस के बीच में, उसका 80 गुना ज़्यादा फोर्स होंगे एयर में जितना फोर्स होंगे, ठीक है। तो इसको जनरलाइज करके लिख सकते हो, अगर वाटर की जगह पे ऑयल दिया या कुछ अदर मीडियम दिया, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, एयर इज इक्वल टू के एफ, कोई भी मीडियम जो मीडियम दिया वो मीडियम लिख दो, ठीक है। ऑयल दिया तो ऑयल लिख देना, और क्वेश्चन में उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे के रखेंगे या तो निकलने देंगे, ठीक है। तो ये के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, अच्छे से लिख के रखो। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि एयर में रखोगे तो दोनों चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लगेंगे उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगेंगे अगर हम एयर की जगह पे अदर मीडियम में रखें, ओके। कितना फोर्स लगेंगे किस पे डिपेंड करेंगे, उस मीडियम की कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको समझ लेते हैं। इसको मिटा दो, आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग मालूम है आपको, लेट्स से एक चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे r डिस्टेंस दूरी पे आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे बनाओगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे बनाओगे। तो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका वैल्यू क्या होंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के की फॉर्म वैल्यू वो आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे भी सेम ए की फॉर्मूला वही होंगे। अभी देखो एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर आपको चार्ज देके रखा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा, तो उस केस में भी फोर्स लगेंगे, वो फोर्स कितना होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है। लेट्स से एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक चार्ज रखा, लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पहले नेगेटिव मान लेते हैं। तो इस केस में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे कौन सी डायरेक्शन में, उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे याद रखोगे, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे एंटर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये रूल है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे एंटर करेंगे। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मीनिंग ये हुआ ना कि इस साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस साइड में कहीं पे नेगेटिव चार्जेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को रखा मैंने, तो उस केस में क्या होंगे, ये नेगेटिव और यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो क्या होंगे, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और ये सब नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्ज को खींच लेंगे, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्ट करना, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ ना कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू कितना है, Q, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखा वो E की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो फॉर्मूला होंगे F इज इक्वल टू क्यू ई लिखोगे, ठीक है। तो ये है कहानी। तो ये जो रिलेशन है F इज इक्वल टू क्यू ई, इसी को हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। उससे पहले और एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकलने देंगे, है ना, तो बहुत सारे केसेस होंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना होगा। ठीक है, ये सब नोट करते जाना अभी। ठीक है, पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ठीक है, आपको इस तरह से देके रखेंगे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस तरह से क्वेश्चन में देंगे, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, और मैंने इन सब फॉर्मूलाज की डिराइवेशन ऑलरेडी करके रखा, प्लेलिस्ट बनाया मैंने पहला चैप्टर की, ऐसे इस तरह से है, बाकी चैप्टर की भी आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, यहाँ पे लेट्स से एक वायर है। ठीक है, तो इस वायर की कुछ एक लेंथ होंगे, जितना भी हो, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू कितना होंगे, के एक्चुअल में ट्वाइस के लैम्डा बाय आर होंगे। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं, ट्वाइस के लैम्डा बाय आर होंगे, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू आप लिखोगे चार्ज बाय लेंथ, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल चार्ज हुआ, स्मॉल लेंथ हुआ तो डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस केस में ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को दूर लेके गया तो इस केस में आर लंबा हो जाएंगे, आर अगर ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू क्या होंगे, कम होंगे। तो इस वायर से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू उस जगह पे कम होते जाएंगे। ठीक है, अगर पॉइंट पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो नंबर 2 केस के है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। ओके, सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो एक इस तरह की रिंग है, यहाँ से कुछ दूरी ले लिया, सपोज एक्स डिस्टेंस दूरी, और ये जो रेडियस है रिंग की ये है ए। ठीक है, एक्चुअल में एक राउंड सर्कल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इमेजिन किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, और वैल्यू जो होंगे दैट इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे के मतलब जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू मतलब कितना चार्ज है इस रिंग में। ठीक है, यहाँ पे चार्ज होंगे इस पूरा का पूरा वायर में। ओके, इसी को हमने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी इस वायर में क्या होंगे, चार्ज होंगे। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा वायर में चार्ज है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरा का पूरा रिंग में चार्ज है, बिकॉज ऑफ द चार्जेस हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। और वैल्यू कितना होंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, इसको हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें मालूम है, एक्स कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर 3/2। अभी एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट बहुत दूर लेके गया, इस केस में ये जो एक्स है, एक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू दिस ए, क्योंकि ए जितना था उतना ही रहेंगे, है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो ए है, ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज एक्स, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये तो ए 0 हो जाएंगे ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3/2। नाउ यू कैन राइट के क्यू एक्स, ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, वी कैन राइट इट एज क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड नंबर केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग बेसिकली ये है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग था, ये सेमी सर्कुलर रिंग, इसमें क्या है, चार्जेस है। तो आपको सेंटर पे यानी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने सपोज कह दिया आर। ठीक है, तो ये रेडियस है सेमी सर्कुलर रिंग की। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, और वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होंगे दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो बेसिकली यही फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी वायर को अगर आप इस तरह से बेंड कर दे तो इट विल बिकम ए सेमी सर्कुलर रिंग, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला होंगे ऑब्वियसली। तो ये बेसिकली बोर्ड एग्जाम में उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ठीक है,
क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग क्या है, डाई वर्ड का मीनिंग क्या है, दो। तो बेसिकली डायपोल मतलब दो चार्जेस होना जरूरी है। लेट्स से एक है Q और दूसरा Q। तो डायपोल होने के लिए दोनों चार्जेस को इक्वल होना होगा और ऑपोजिट होना होगा। सपोज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों मिलके एक डायपोल बन जाएंगे। तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस होंगे, इसको हम लोग R भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं सेपरेशन डिस्टेंस, लेकिन हम लोगों ने इसे ट्वाइस एल लिखा था। यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज ट्वाइस एल लिखा था, ताकि हम लोग के लिए कैलकुलेशन करने में आसान हो, ठीक है। इस केस में क्या होंगे, ये सेंटर होंगे डायपोल के, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होंगे एल, यहाँ से यहाँ तक होंगे एल, ठीक है। तो ये जो डायपोल है, डायपोल होंगे तो एक डायपोल मोमेंट होंगे। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट को हम लोग पी लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी, और इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस एल, ठीक है। तो चार्ज दोनों में से एक ले लो, कोई सा भी, ठीक है, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस ट्वाइस एल। ये है डायपोल की कहानी। अभी एक चीज ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, यहाँ पे लिख के रखा ना, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो अगर चार्ज होंगे उसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे ऑब्वियसली। तो एक चार्ज है सपोज, उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे ना, कितना मिलेंगे, k/r², ठीक है, अगर ये r हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार्ज है, तो बेसिकली इसकी वजह से यानी डायपोल की वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेंगे उसको देखो, ये -q चार्ज है, यहाँ पे ये +q चार्ज है, ठीक है। तो ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ी सी दूरी पे, कितना दूरी पे, इतना x डिस्टेंस दूरी पे लेट्स से, ठीक है। तो ये जो x डिस्टेंस दूरी पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से मिलेंगे प्लस इसकी वजह से, ठीक है। तो दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेंगे उसके एक फॉर्मूला होंगे, वो फॉर्मूला कितना है, ठीक है, उसको आप लिखोगे ट्वाइस kpx डिवाइडेड बाय x² माइनस a², a नहीं लिखते l लिखते, ठीक है। तो l², फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। तो l क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है l है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है l, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिराइव किया था। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट काम किया कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम हो या नीट JEE लेवल के क्वेश्चंस हो, सारे का सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से देखना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो E इज इक्वल टू ये है ट्वाइस kpx बाय दिस मच। अभी देखो एक चीज, अगर ये जो पॉइंट है कितना दूरी पे है, सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को मैंने बहुत दूर लेके गया तो उस केस में x बहुत ज़्यादा लंबा होंगे, है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो डेट x विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज 2kpx डिवाइडेड बाई l को नेग्लेक्ट करेंगे तो 0 होंगे, इट विल बिकम x², फिर यहाँ पे स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 2kpx डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, ये x से ये 4 कैंसिल होंगे, इट विल बिकम x टू द पावर 3, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की फॉर्मूला जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर x की वैल्यू आपको 200 दे के रखा सपोज, ठीक है, और जो डायपोल की सेपरेशन डिस्टेंस है ये l सिर्फ, ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस तो ट्वाइस l होंगे, लेकिन l की वैल्यू अगर सपोज आपको 2 मिलीमीटर दिया, ठीक है, तो जो x की वैल्यू है दैट इज 200 सेंटीमीटर पे देकर रखा, ठीक है, लेकिन l की वैल्यू कितना, 2 मिलीमीटर पे दिया सिर्फ, ठीक है। उस केस में 2 मिलीमीटर इज वेरी वेरी लेस देन 200 सेंटीमीटर, तो बिकॉज ऑफ दैट आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर पाओगे, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि मतलब क्वेश्चन में मेंशन करेंगे ऑब्वियसली कि बहुत छोटा है या ज़्यादा लंबा है, ये सब मेंशन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर एक डायपोल है, ठीक है, ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, एक्सियल पॉइंट। तो टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट क्यों है, क्योंकि डायपोल की ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस में हमने पॉइंट लिया, बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट का नाम है एक्सियल पॉइंट। फिर नेक्स्ट आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, ये है -q चार्ज, ये है +q चार्ज। तो बेसिकली दिस इज ए डायपोल, दोनों के बीच में ये सेंटर है, ये है l लेंथ और यहाँ पे ये है l लेंथ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है, क्या नाम देंगे, इक्वेटर। इस इक्वेटर को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर क्यों बोला, क्योंकि इस डायपोल को इसने दो हिस्सों में
एकदम इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 बना रहा है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दे सकते हैं एग्जाम में, या तो इक्वेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से मिलेंगे, इसकी वजह से भी मिलेंगे, दोनों को प्लस कर दो कितना होंगे, तो फॉर्मूला आएंगे कुछ एक है ना, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे कितना आएंगे फॉर्मूला, के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर आएंगे 3/2, ठीक है। ये होंगे फॉर्मूला, ओके। तो देखो अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस दूरी पे है, x डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो ये x है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और l तो मालूम है आपको। तो अगर इस x को, इस पॉइंट को बहुत दूर पे लेके गया, तो उस केस में x विल बी वेरी वेरी बिगर देन ये जो l है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि x अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होंगे l से, तो उस केस में l को नेग्लेक्ट करोगे, तो क्या लिखोगे आप, यू कैन राइट E इज इक्वल टू के पी, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, है ना, l तो 0 होंगे, इट विल बिकम 3/2, तो वी कैन राइट इट एस के पी, 2 कैंसिल होंगे, इट विल बिकम क्यूब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होंगे, ठीक है। ये है कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल की। फिर नेक्स्ट क्या है, टॉर्क डायपोल, इसको अच्छे से नोट करके रखो, तो मैं मिटा रहता हूँ, है ना, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टॉर्क डायपोल, ओके। अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस केस में टॉर्क लगेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है समझते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डायपोल रखा, डायपोल को इस तरह से रखा, ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगे नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। अभी ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। फिर इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, फोर्स की फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई सेम, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, जब इस मार्कर पे दोनों एंड पे फोर्स लगेंगे तो ये मार्कर इस तरह से घूमेंगे, तो बेसिकली डायपोल भी इस तरह से इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। तो घूमना यानी इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक घूमने वाला रोटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब भी कोई चीज घूमते हैं उसके ऊपर टॉर्क लगते हैं, रोटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस केस में जो टॉर्क होंगे, टॉर्क की फॉर्मूला क्या लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। ये हमने डिराइव किया था, टॉर्क एक फैक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क की एक डायरेक्शन भी होंगे, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन से होंगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो, ये जो पी फैक्टर है, पी मतलब डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पी की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, तो इसको अप्लाई करेंगे, कैसे, तो पी की डायरेक्शन ये है ना, P से हम लोग E तक आएंगे, क्योंकि पहले P है बाद में E है, तो P से E तक आएंगे इस डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहे, इनटू द बोर्ड, ठीक है। तो इनटू द बोर्ड होंगे टॉर्क की डायरेक्शन, ओके, राइट हैंड थंब रूल या तो स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। तो टॉर्क की डायरेक्शन होंगे इस केस में इनटू द बोर्ड, ठीक है, ओके। अभी ध्यान से देखो, जब क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, दो फैक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट होने से हम इसे कैसे लिखते हैं, P ई साइन थीटा लिखते हैं, वही है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जानते हो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इसको हम लिखेंगे पी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको चीज़ें सिंपल करके नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क होंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू नहीं देंगे, आपको सिर्फ क्या मेंशन किया, मैक्सिमम टॉर्क, तो उससे आपको समझना होगा कि थीटा की वैल्यू कितना होंगे। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो एक आसान सा ट्रिक सिखा देता हूँ। ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होंगे तो टॉर्क मैक्सिमम होंगे, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होंगे, यानी आप लिख सकते हो पीई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा की वैल्यू जब 1 होंगे तो टॉर्क मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो थीटा कितना होना होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 होंगे तो थीटा की वैल्यू कितना होना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि टॉर्क मैक्सिमम है तो उस केस में आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। यही है सिंपल कहानी, ओके। तो अभी देखो टॉर्क 0 कब होंगे, अगर ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू
0 होंगे तो टॉर्क 0 होंगे, या तो 180 होंगे भी तब भी क्या होंगे, टॉर्क 0 होंगे। इसका मीनिंग को थोड़ा सा समझ लो। ओके, ये जो थीटा इज इक्वल टू 90 की केस है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 की केस, यानी टॉर्क यहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ताओ मैक्सिमम होंगे जब थीटा की वैल्यू 90 होंगे। इसका मीनिंग ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो डायपोल है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रहेंगे, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये जो P क्रॉस E है इसका वैल्यू क्या मिला, PE साइन थीटा। ये थीटा का मीनिंग क्या है, थीटा किसका किसका बीच में एंगल है, P और E के बीच में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है E, ठीक है, और P की डायरेक्शन, ये P और E के बीच में जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 90 का मीनिंग क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है P की डायरेक्शन, ठीक है। P और E के बीच में जो एंगल है दिस इज कितना, 90 डिग्री। तो अगर 90 होना है थीटा तो उस केस में डायपोल को इस तरह से रहना होगा, ठीक है। जब डायपोल इस डायरेक्शन में इस तरह से होंगे तो उस केस में इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेंगे, तो बेसिकली ये पूरा इस डायरेक्शन में ऐसे घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है, विथ मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो यह था मेन कहानी। अभी देखो थीटा अगर 0 होंगे तो उस केस में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब डायपोल को कैसे रखोगे, माइनस ये है प्लस क्यू है ना, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। अभी देखो P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन भी ये है। जब P और E की डायरेक्शन सेम होंगे तो उस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, थीटा होंगे। तो बेसिकली जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। और दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री। तो इस केस में आप देख पा रहे हो ये जो P है और E है दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होंगे थीटा तो थीटा की वैल्यू अगर 0 लिखे तो टॉर्क की वैल्यू कितना आएंगे, PE साइन 0 लिखोगे ना, यस। तो PE साइन 0 की वैल्यू कितना है, 0 है, तो बेसिकली टॉर्क कितना है, 0। तो इस केस में टॉर्क नहीं लगेंगे, टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 है मतलब नहीं घूमेंगे। तो डायपोल को जब इस डायरेक्शन में ऐसे रखोगे तो ये डायपोल नहीं घूमेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर 180 के केस में देखें, थीटा इज इक्वल टू हम 180 ले लें, ठीक है। इस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। फिर डायपोल को कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्लस चार्ज को रखोगे, यहाँ पे माइनस चार्ज को रखोगे। तो ये है P की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज किसकी डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स P और E ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस केस में जो टॉर्क होंगे दैट विल बी इक्वल टू अगेन 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। तो टॉर्क PE क्या लिखोगे, साइन 180 लिखोगे, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू 0 है। क्लियर है, इजी है ये सब चीज़ें, थोड़ा सा पढ़ना तो होगा ही ना ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, और एक चीज़ साथ में ये भी बता दूं कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। इसको आप बोलोगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री जब होंगे इसको आप बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। इस केस में तो उस केस में आप बोलोगे दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको भी नोट करके रखो, ओके। तो समझ में आया कि नहीं बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। अगर अच्छा लगा तो मुझे थोड़ा हेल्प करना बाय शेयरिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, है ना, और लाइक भी कर देना, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेंगे, है कि नहीं। तो अभी नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से देखो एक चीज, ये जो मोबाइल है बेसिकली एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के थ्रू अगर कोई चीज पास होंगे तो हम बोलेंगे फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो पेन है, ये पेन अगर सरफेस के थ्रू इस तरह से पास हुआ तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पेन फ्लक्स हो रहे हैं। अगर इस पेन की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे इस सरफेस के थ्रू तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे सरफेस के थ्रू पास होना होगा। अगर ऊपर से ऐसे पास होंगे तो देयर इज नो फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स 0 होंगे अगर ऊपर से पास होंगे तो सरफेस के थ्रू पास होना होगा जैसे भी हो,
ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने एक सरफेस बनाया तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सरफेस की ऊपर से जा रहे हैं ना, इस केस में फ्लक्स कितना होंगे, फ्लक्स की जो सिंबल है दैट इज फाई, ठीक है। तो फ्लक्स विल बी 0 क्योंकि सरफेस के थ्रू नहीं पास हो रहे, ठीक है। अगर इस तरह की एक सरफेस है सपोज, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो सरफेस के थ्रू पास हो रहे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इस केस में फ्लक्स कितना होंगे, कुछ होंगे, मतलब फाई नॉन जीरो होंगे, ठीक है, कुछ होंगे इसमें फ्लक्स। अभी ध्यान से देखो, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू निकलने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, तो फ्लक्स की फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ए मतलब एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेसिकली ये एक एरिया है, सरफेस मतलब एरिया है ना, तो इस एरिया की जो वेक्टर होंगे दैट इज सरफेस से जो 90 डिग्री बना होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस से 90 डिग्री होना होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी देखो, बोर्ड एक एरिया है, इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर कौन सा होंगे, ये होंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, जो भी एरिया होंगे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो इस केस में ये एरिया किस तरह है, इस डायरेक्शन में ऐसे है ना, तो इस एरिया की जो एरिया वेक्टर होंगे ये होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल पाओगे दिस इज द एरिया वेक्टर, ऐसे लिख दिया सपोज, ओके। तो अभी देखो, ये जो ई ए है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको आप लिखोगे डॉट प्रोडक्ट होंगे तो कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो फ्लक्स कितना है, नॉन जीरो है, तो ये जो थीटा होंगे दोनों के बीच में, ई की डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन भी सेम है ना, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे ए और ई, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। तो बेसिकली कॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू कितना है, 1 है। तो बेसिकली फ्लक्स की वैल्यू कुछ आया ई इंटू ए, ठीक है, और ये क्या है, नॉन जीरो है। लेकिन इस केस में अगर फ्लक्स की फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो क्या आएंगे, फ्लक्स की वैल्यू 0 आएंगे, देखते हैं, है ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, देखो यहाँ पे ये जो एरिया है बोर्ड पे ऐसे चिपका हुआ है ना, तो ये होंगे एरिया वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अभी देखो, अगर ये एरिया वेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये देख पा रहे हो, ये 90 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना लिखोगे, 90। तो यहाँ पे 90 लिख दिया, कॉस 90 की वैल्यू कितना है, 0 है ना। तो आप लिखोगे ई ए इंटू 0, तो बेसिकली फाई इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ये है फ्लक्स की कहानी, इजी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ कि ये सब क्वेश्चन हमने किया था, फिर भी करा देते एक बार। सपोज एक सर्कुलर सरफेस है, ओके, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहे हैं ना, और आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देकर रखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से कुछ एंगल कर रहे हैं, कुछ कितना 30 डिग्री, ठीक है, तो सरफेस से कर रहे हैं, होगा। अभी ध्यान से देखो, सरफेस से एंगल कर रहे हैं, तो आपको पूछा फ्लक्स निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ देकर रखा, सपोज ई नॉट, ओके। तो आपको क्या बोला, फ्लक्स निकालो, और एरिया की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, एरिया की वैल्यू सपोज 4 मीटर स्क्वायर, ओके, ऐसे हम समझने के लिए करते हैं। तो कहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को ध्यान से देखना। जो फ्लक्स की फॉर्मूला है वो क्या है, ई ए कॉस थीटा है ना। तो अभी थीटा की वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, लेकिन 30 डिग्री इज द गलत आंसर ऑफ थीटा। क्यों, देखो थीटा ये किसके बीच में एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसका डॉट प्रोडक्ट लिया है ना, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो थीटा विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड ए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ई की डायरेक्शन है ये, फिर ए की डायरेक्शन कौन सी होंगे, अभी बोला मैंने, ए इज जो ए की डायरेक्शन होंगे एरिया के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होंगे इस सरफेस से ये वाला, ठीक है, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ए और ई के बीच में जो एंगल होंगे, दिस वन विल बी द एंगल, तो इस थीटा को लेना होगा। तो दिस इज हाउ मच, ये पूरा का पूरा 90 है, ठीक है। तो 90 से 30 को माइनस कर दो, ये कितना मिलेंगे, 60 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा लिखना होगा हमें 60। तो ई की वैल्यू ई नॉट है, ए की वैल्यू 4 है, कॉस 60 की वैल्यू कितना है, हाफ, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, कैंसिल होंगे ना, 2 ई नॉट लिखोगे,
तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ फ्लक्स। अब ये फ्लक्स की ऐसा यूनिट है, तो फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होंगे? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ऐसा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट, रट्टा मत मारना, मैं समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू ई, ये मिला था हमें, ठीक है। यहाँ से आप E लिख सकते हो, F बाई क्यू, ठीक है। तो F का यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, ठीक है। यू कैन राइट इट एज न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो E है, E का यूनिट क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं फ्लक्स का यूनिट, ठीक है। तो E ए है ना, E का यूनिट क्या मिला हमें? न्यूटन कूलम इनवर्स, फिर A का यूनिट जानते हो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। क्लियर है यहाँ तक? यस, इजी लगा, टफ लगा, बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? गॉस लॉ। इसको मिटा दो, तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या है? बोलो, क्या है गॉस लॉ? जानते हो कि नहीं? ओके, तो गॉस लॉ है कि जो फ्लक्स होंगे दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, ठीक है, एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस लॉ, ठीक है। बेसिकली कहानी ऐसा है कि अगर एक सरफेस है, लेकिन ये क्लोज सरफेस है, फुटबॉल मान लेते हैं, फुटबॉल के अंदर क्या है? एक चार्ज रखा क्यू, ठीक है। तो इस क्यू की वैल्यू लेट्स से 2 कूलम बोल दिया, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे? इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे, ऐसे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहा है, किसकी थ्रू पास हो रहे हैं ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स? हाँ बोलो, ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल के सरफेस की थ्रू पास हो रहे हैं। तो सरफेस यानी एरिया, अगर एरिया के थ्रू या सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? फ्लक्स, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में फ्लक्स मिलेंगे, तो कितना मिलेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना। लेकिन गॉस ने क्या बोल दिया कि यहाँ पे जितना भी फ्लक्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, ठीक है। इसको हमने प्रूफ भी किया था, ये होता है कि नहीं, गॉस लॉ ने जो बोला, ठीक है, वो झूठ है या सच है, उसको हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो ये जो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितना है? 2 कूलम्ब, 2 ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन की एक वैल्यू होंगे 8.85 इंटू 10⁻12 आई थिंक, ओके। तो फाई इज इक्वल टू इतना होंगे वैल्यू। अभी देखो, अगर सरफेस ये स्फेरिकल ना होके, ये तो स्फेयर है ना, फुटबॉल है, इस तरह के ना होके कुछ इस तरह की होता, तो भी मतलब हमें फ्लक्स की फॉर्मूला कितना मिलेंगे? क्यू बाय एप्सिलॉन ही मिलेंगे। बेसिकली गॉस ने क्या कहा कि कोई सा भी सरफेस हो लेकिन क्लोज होना है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये एक क्लोज सरफेस लिया, सपोज इसके अंदर 3 कूलम चार्ज रखा, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे, है ना। तो ये लेकिन 3D सरफेस है, ठीक है, ये 2 डिमेंशनल वाला नहीं, 3D है, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये भी 2D नहीं है, 3D है, ये एक है फुटबॉल स्फेयर, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कूलम चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे, ओके, सरफेस के थ्रू ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? फ्लक्स मिलेंगे। तो फ्लक्स कितना होंगे? गॉस ने क्या बोले, इसके अंदर कितना चार्ज है वो ढूंढ दो, कितना है? 3 कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दो, तो आपको मिल जाएंगे टोटल फ्लक्स कितना है। सिमिलरली यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर सपोज 10 कूलम चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? -2 कूलम चार्ज है। तो बॉक्स के अंदर है, ठीक है, 10 कूलम और -2 कूलम बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे, तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या लिखोगे? टोटल चार्ज कितना है? 10 - 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दोगे, तो बेसिकली 8 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स इतना होगा। तो बेसिकली गॉस ने क्या बोला कि अगर क्लोज सरफेस होंगे तो गॉस लॉ अप्लाई कर पाओगे। गॉस लॉ क्या है कि चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट गिव्स द फ्लक्स, ठीक है। वही है, आप पढ़ चुके हो ये सब चीज़ें कि टोटल फ्लक्स इनसाइड ए बॉडी or total flux coming out through a surface according to Gauss law is equal to 1 by epsilon times the total charge enclosed inside the body, ठीक है। तो देखो, ये जो कहानी है इसको थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें मिलेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है? एक्चुअल में 3 एप्लीकेशंस होंगे गॉस लॉ कि जो एक सिस्टम है सपोज, ठीक है, एक वायर है, उस वायर में चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलने के लिए हम लोग को एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना था, पहले मतलब हमने किया था, ठीक है। तो गॉस लॉ की मदद से हम लोग इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, मतलब हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, सिंपली समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। डिराइवेशन तो है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। लेट्स से
एक वायर है, तो बेसिकली गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है, एक वायर है, उस वायर से थोड़ी सी दूरी पे r डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो एक पहले हमने किया था, है ना, फॉर्मूला मिला था, वही फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन गॉस लॉ की मदद से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? तो बेसिकली गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या बोला था कि एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। ये गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया, ठीक है। बेसिकली गॉसियन सरफेस को आप डॉट डॉट लाइन से बनाओगे, ठीक है, ऐसा सॉलिड लाइन नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है एक इमेजिनरी सरफेस है, आपने इमेजिन किया, एक्चुअल में ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपने इस सरफेस को क्या किया, इमेजिन किया, ठीक है। ये भी डॉट डॉट लाइन बना दो, ठीक है। अभी तो हो जाएगा, आप लोग कर लेना इसे अच्छे से। ओके, तो ये गॉसियन सरफेस है, इमेजिन किया। गॉसियन सरफेस की खास प्रॉपर्टी क्या है, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने से अच्छा है कैलकुलेशन करने के लिए, और इमेजिनरी सरफेस है ऑब्वियसली, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ये जो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट के थ्रू हमें गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा। तो बेसिकली इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट के थ्रू हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन करते हुए हमें एक फॉर्मूला मिला था, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू होंगे दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा बाय आर होंगे, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमने गॉस लॉ की मदद से, गॉस लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे यही फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन, नंबर 2 एप्लीकेशन क्या है कि एक सपोज एक इस तरह की प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट में पूरा का पूरा शीट में चार्जेस भरा पड़ा हुआ, यहाँ पे भी ये जो वायर है पूरा का पूरा वायर में चार्जेस है, ठीक है। चार्जेस है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। चार्जेस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस पूरा का पूरा प्लेन शीट में चार्जेस है, थोड़ी सी दूरी पे, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करोगे। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो लेट्स से अपने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाए, सिलेंडर ही बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। और क्या, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू हमें गॉसियन सरफेस को पास करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से यहाँ पे सिलेंडर लिया ना, यहाँ पे क्यूबॉइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक क्यूबॉइड लिया मैंने, तो इस क्यूबॉइड को ऐसे पास किया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस साइड में जितना हमने किया लेफ्ट साइड में भी उतना ही करेंगे ताकि सिमेट्रिक दिखे, ठीक है, क्योंकि गॉस ने बोला ना, हाँ, नहीं तो पीटेंगे कहीं। ओके, तो गॉस ने जो कहा, जिस तरह से कहा हमने माना, है ना, ताकि हमें आंसर मिले, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस की खास प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं होने से क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। एक्चुअली में सिमेट्रिक नहीं होने से भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं, और क्लास 12 में सिमेट्रिक ही लेने दिया आपको, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, फिर गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए पॉइंट के थ्रू जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, और इट इज़ ए इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अभी देखो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे दिस1, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला होंगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे वहाँ पे मिला था ना लैम्डा, लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कितना चार्ज है कितना एरिया में, तो इतना एरिया में कितना चार्ज है दैट इज गिवन बाय डेंसिटी, है ना। डेंसिटी मतलब क्या, कितना एरिया में कितना चार्ज है, उसे हमने क्या कहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होंगे कितना लेंथ में कितना चार्ज है, ठीक है। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होंगे, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या लिखोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके, वो क्या है, ये सब हमने सब कुछ देखा था, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब कितना चार्ज है कितना वॉल्यूम में, ठीक है। अगर हमने छोटा सा चार्ज लिया डी क्यू, तो छोटा सा वॉल्यूम डी भी लिया, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कितना चार्ज है कितना सरफेस में एरिया में। तो अगर छोटा सा चार्ज ले डी क्यू, तो यहाँ पे डी ए लिख देंगे, छोटा सा एरिया। तो बेसिकली सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन में ऐसे देंगे कि कुछ है वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यानी कि सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट हमें मिला। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है
उसके लिए हमें तो मिटाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके रखो आप लोग, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, वो लास्ट है। थोड़ा सा और टाइम, ठीक है, 2 मिनट। देखो, तो 3 नंबर एप्लीकेशन कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर, ठीक है। स्फीयर को एक्चुअल में स्फेरिकल सेल है, ठीक है। सेल मतलब इनसाइड द स्फीयर हॉलो होंगे, ठीक है, हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, ठीक है। इनसाइड खोखला होंगे, कुछ नहीं होंगे, खाली होंगे, ठीक है। ओके, जैसा होता है ना कोई कोई लोगों का दिमाग खाली तो उस तरह के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, तो इसमें 3 केसेस होंगे। एक होंगे आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, ओके, ये होंगे आउटसाइड। दूसरा होंगे इनसाइड, ओके, फिर तीसरा होंगे ऑन द सरफेस। ध्यान से देखना, लेट्स से ये एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितना है, r है। तो इस स्फीयर से थोड़ी सी दूरी पे आउटसाइड है ना, तो कितनी दूरी पे, लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना मिला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर r स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिला था हमें। तो इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था, एक्चुअल में गॉस लॉ अप्लाई किया था, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, किस पॉइंट के थ्रू, जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, करने के बाद ये फॉर्मूला मिला। अभी ध्यान से देखना, अगर इस पॉइंट को मैंने यहाँ से उठा के इधर लेके आया, तो ये जो स्मॉलर है, स्मॉलर क्या होंगे, छोटा होते जाएंगे। फिर इस पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस पे लेके आया, उस केस में जो स्मॉलर की लेंथ होंगे दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द सरफेस मतलब क्या हुआ, ऑन द सरफेस मतलब आप बोल सकते हो ये स्फीयर है, ठीक है। तो ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे उठा के लाया, यानी आप बोल सकते हो दिस इज स्मॉलर। तो इस केस में ऑन द सरफेस यानी आप बोल सकते हो स्मॉलर बिकम्स कैपिटल आर, ठीक है। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो चाहिए हमें। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखना, ये जो स्मॉलर है सरफेस पे होंगे तो स्मॉलर विल बिकम कैपिटल आर, तो बेसिकली स्मॉलर की जगह पे कैपिटल आर लिखोगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, विल राइट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना होंगे। तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर पूरा का पूरा स्फीयर चार्ज दे, ओके, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पूरा का पूरा स्फीयर में चार्ज है। यहाँ पे भी पूरा का पूरा स्फीयर में चार्ज है। तो इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली वो है ना कहानी कि चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ये चार्ज है, इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला इज दिस वन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन होंगे। अभी गंदा हो गया। फिर यहाँ पे इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे जो चार्जेस है उन चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे उसके लिए फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। तो फिर इनसाइड की कहानी क्या है, इनसाइड में देखो ये जो स्फीयर है ये है चार्जेस, है ना। तो इस स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ओके। अभी ध्यान से देखो, इनसाइड मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। कितना होंगे, ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होंगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ में जो फ्लक्स था वो क्या है, क्यू एनक्लोज्ड, ओके, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अभी एनक्लोज मतलब किसके अंदर एनक्लोज्ड, गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है डॉटेड लाइन से बनी है, ये सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सरफेस है ये डॉटेड लाइन से बनी है ना, तो ये सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो इस केस में गॉसियन सरफेस कहाँ पे होंगे, ये सरफेस पे ही होंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये सरफेस पे। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के बाहर है ये सब चार्जेस, ये तो हॉलो स्फीयर है कि नहीं, इनसाइड खोखला है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस के बाहर ये सब चार्जेस है, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो
चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर इज एप्सिलॉन। तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो, अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस यानी इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी वैल्यू होंगे जीरो। ठीक है, इतना ही था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पहला चैप्टर की। ठीक है, तो आप लोग रिकैप कर लेना अच्छे से। ओके, और अगर इस तरह की रिवीजन क्लास चाहिए आप लोगों को तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, बाकी जो चैप्टर्स हैं सबकी रिवीजन क्लास दूंगा, क्विक रिवीजन क्लास। ठीक है, अच्छे से हम लोग समझेंगे, फॉर्मूलाज को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। ठीक है, लाइक भी करना, शेयर कर देना लोगों से, है ना। ठीक है, थैंक यू।